So, hello everyone, this is Eliezer Finehas and you are watching Eliezer Educational Academy। तो भाई लास्ट वीडियो में हमने जो सेकेंड ईयर बॉटनी का टारगेट पेपर है उसको सॉल्व किया था। उसमें जो थे वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हमने टोटल 5 किए थे। तो आज जो है वही जो है सीरीज़ जो लेक्चर है वही कंटिन्यू हो रहा है, जो हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने जो है हमारा पहला वाला जो लेक्चर है जिसमें मैंने टारगेट पेपर सॉल्व कराया है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक, जो कि लॉन्ग है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो लास्ट वीडियो है, वो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप वो देख सकते हैं। और जो टारगेट पेपर है, अगर किसी ने टारगेट पेपर भी नहीं देखा, वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से तकरीबन सब ने देखा होगा, लेकिन अगर इन केस अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर आप जो है टारगेट पेपर देख सकते हैं। और अब मैं वो बगैर टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन, क्लासीफाई वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करना है, ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन लिखनी है। द प्रोसेस इन विच ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सेल डिटरमाइंड बाय द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंसनट्रेशन। ठीक है, किसी भी सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिटरमाइन करते हैं किसकी वजह से, किसी मदद से, बाय द रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट कंसनट्रेशन। फिर ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, कैसे ऑस्मो रेगुलेशन होती है प्लांट्स के अंदर, तो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट दे आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो कितनी है उस एरिया में जहाँ पर वो जो फ्लावरिंग प्लांट है वो लगा हुआ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 4 मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो प्लांट्स होते हैं। फर्स्ट हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स से जाने पड़ते हैं। हाइड्रोफाइट्स में लिखा है द प्लांट्स विच आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। तो इसमें क्या लिखा है, हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट में, मतलब कि पानी के अंदर हों, या तो वो पूरे के पूरे या फिर आधे जो हैं वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड हों, तो उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। तो हाइड्रोफाइट्स की भी कौन कौन सी एडेप्टेशंस होती हैं, तो फर्स्ट है रूट्स आर आइदर एब्सेंट और पुअरली डेवलप, या तो रूट्स बिल्कुल एब्सेंट होती हैं, बहुत पुअरली डेवलप होती हैं। वाटर में भी एब्जॉर्ब बाय द एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट बॉडी। वैसे तो रूट्स देखा जाए ना तो जो कॉमन जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो है वो रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनमें क्या होता है, इसमें तमाम जो प्लांट बॉडी है उसकी ही उसका जो रूट है वो एब्जॉर्ब करता है। फिर सेकेंड पॉइंट है हाइड्रोफाइट्स हैव एयर स्पेसेस ऑन स्टेम एंड लीव सो दे कैन फ्लट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। हाइड्रोफाइट्स के पास क्या होता है, स्टेम पर और लीव्स पर क्या लगे होते हैं, एयर स्पेसेस लगे होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी की सरफेस पर तैरते हुए नज़र आते हैं, अगर आपने देखे हों। पॉइंट नंबर 3 है मैकेनिकल टिश्यूज आर एब्सेंट। क्वेश्चन नंबर 4 कंडक्टिंग टिश्यूज आर वेरी मच रिड्यूस्ड। ठीक है, ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, बच्चों वाली बात है। ठीक है, फिर आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5, स्टेम एंड लीव्स आर क्लोरोफिलस एंड डू नॉट हैव क्यूटिकल। तो जो स्टेम और लीव्स होते हैं वो क्लोरोफिलस होते हैं। क्लोरोफिलस मतलब कि इनके पास देखो, क्लोरोफिलस मतलब कि ग्रीन पिगमेंट होता है, कलरफुल होते हैं क्लोरोफिल, एंड डू नॉट हैव क्यूटिकल, इनके पास क्यूटिकल नहीं होता। तो एग्जांपल्स की तैयारी भर लेते हैं। कंप्लीटली सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स आर हाइड्रिला। ये कुछ एग्जाम्पल्स देखें जो मतलब कि पानी के अंदर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं। उन हाइड्रोफाइट्स की जो कुछ एग्जांपल है वो है हाइड्रिला एसपी एंड वेलेस्नेरिया एसपी। फिर है पार्शली सबमर्ज्ड, जो कि आधे पानी के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं हाइड्रोफाइट्स, वो कौन से होते हैं, लोटस या वाटर लिली। फिर आ जाता है एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स आर टाइफा। एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स की एग्जाम्पल क्या है, टाइफा। फिर आ जाते हैं हम लोग हेलोफाइट्स की जाने। हेलोफाइट्स, द प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज क्लोज टू सी आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि समंदर के नज़दीक जो उगते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट्स कहा जाता है। दे हैव टू एब्जॉर्ब वाटर विच हैव हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन। आपको पता है कि जो सी साइड होती है वहाँ पर कभी जैसे आप सी व्यू पर नहाने गए हो तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी पानी होता है, तो इनको क्या करना होता है, हेलोफाइट्स को मजबूरी इनकी ये होती है कि इनको ऐसा वाटर एब्जॉर्ब करना होता है जिसके जो सॉल्ट कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। सच प्लांट्स एक्टिवली, 2 बार मैंने एक्टिवली लिख दिया, आपने 1 बार लिखना है, ठीक है। सच प्लांट्स एक्टिवली एब्जॉर्ब सॉल्ट्स फ्रॉम देयर रूट। ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो सॉल्ट्स को रूट्स के ज़रिए एक्टिवली जो है एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। व्हेन सॉल्ट कंसनट्रेशन इन देयर रूट सेल्स
becomes high they absorb water थ्रू ऑस्मोसिस। अच्छा, फिर क्या होता है जब मतलब कि जो उनकी सॉल्ट, पहले तो वो अपने रूट से जो वाटर है सॉल्ट को है एब्जॉर्ब करते रहते हैं, लेकिन जब इनकी जो एब्जॉर्बेंस पावर है रूट की या सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है रूट की वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, हाई हो जाती है, तो फिर ये क्या करते हैं, रूट से जो सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं और जो पानी है उसको ऑस्मोसिस के ज़रिए एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में। The salt absorbed by root is stored in cells which are executed out from salt glands in leaves। अच्छा, फिर क्या होता है, अब जो रूट से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे थे ना सॉल्ट, तो वो क्या होता है, वो इनके सेल्स के अंदर इनके सेल्स के अंदर वो स्टोर हो जाता है सॉल्ट। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो इनके सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं प्लांट्स के, वहाँ से लीव्स के अंदर जो सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से जो सॉल्ट है वो रिलीज़ हो जाता है। Thus salt is secreted by some species, help them to trap water vapors from air which is absorbed in the form of liquid by the leaf surface। अब आपको पता है कि जो सी साइड होती है वहाँ बहुत ज़्यादा नमी वाला एरिया होता है, तो वहाँ से ये जो हैं उसके ज़रिए से भी ये वाटर को हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, हेलोफाइट्स की बात हो रही है। फिर बात आ जाती है मीज़ोफाइट्स की। 4 किस्म के बताए थे ना, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स पढ़ लिया, अब हम मीज़ोफाइट्स की जाने पढ़ते हैं। मीज़ोफाइट्स में लिखा है दोज प्लांट्स विच आर फाउंड एट मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर आर कॉल्ड मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मतलब कि जहाँ वो जो ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करें जहाँ पर जो वाटर की सप्लाई है वो बिल्कुल नॉर्मल हो, मतलब कि ना कमी हो ना ज़्यादती हो पानी की। मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर मीज़ोफाइट्स, और जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो उन्हें ज़्यादातर वो मीज़ोफाइट्स होते हैं। दे आर लैंड प्लांट्स सो दे कैन ईजिली मेंटेन देयर वाटर बैलेंस। और एक और बात कि ये जो हैं एक्वेटिक प्लांट्स नहीं होते, ये लैंड प्लांट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जो अपना वाटर बैलेंस है अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास जो वाटर की सप्लाई होती है वो बिल्कुल नॉर्मल सप्लाई होती है। When there is a sufficient supply of water, then stomata is kept open, and when there is restricted supply of water, the stomata is closed। इसमें क्या होता है, कभी कभार होता है, कभी पानी ज़्यादा आ जाता है, कभी कम आ जाता है ज़मीन में, तो इससे क्या होता है, ये मतलब कि उस पर क्या रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो जब पानी की जो सप्लाई है वो ज़्यादा होती है तो ये जो अपना स्टोमेटा है उसको खोल के रखते हैं, ओपन करके रखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकें, स्टोर कर सकें। लेकिन जब जो पानी की सप्लाई जो होती है वो कम होती है तो इनका जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज हो जाता है। टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, स्टेम एंड लीव्स आर कवर्ड विद क्यूटिकल। अच्छा, और मतलब कि कभी पानी की अगर मतलब कि कमी हो शदीद तो क्या होता है कि जो लीव्स जो होते हैं वो क्यूटिकल के साथ कवर होते हैं, जिसकी वजह से जो पानी जो है कम से कम ज़ाया हो। फिर शेप ऑफ लीव्स इज़ वेरिएबल विच ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ वाटर। लीफ फॉल ऑल्सो रेगुलेट द वाटर। इसमें क्या होता है कि जो शेप होती है लीव्स की वो एक जैसी नहीं होती, मुख्तलिफ होती है, जिसकी वजह से पानी रेगुलेट कर जाता है, इनके अंदर स्टोर रहता है। और इनके अंदर क्या होता है कि लीफ फॉल मतलब कि पत्ते जो हैं झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो पानी का लॉस है वो कम से कम होता है। फिर आ जाता है ज़ीरोफाइट्स, लास्ट जो है हमारे पास ज़ीरोफाइट्स हैं। दीज आर द प्लांट्स विच आर फाउंड इन ड्राई प्लेसेस। ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई प्लेसेस में पाए जाएँ, जहाँ पर पानी की जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा कम हो, उनको ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। जैसे कि डेजर्ट्स हो गया, स्टीप हिल्स एक्सेट्रा, जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अंडर दीज कंडीशंस द वाटर पोटेंशियल इज़ वेरी लो। अच्छा, इन कंडीशंस में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जो वाटर होता है वो बहुत कम होता है, इनको बिल्कुल ना होने के बराबर पानी मिलता है। दे डज फॉलोइंग एडेप्टेशंस टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। तो ये कैसे, मतलब कि वहाँ पर जहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल ड्राई प्लेसेस में पाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये लोग जो हैं कैसे पानी का मतलब कि पानी के बगैर कैसे मतलब अपने आप को अडेप्ट करते हैं। रूट्स आर वर्टिकली डीप सो दे कैन एब्जॉर्ब मोर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल एंड देयर रूट्स स्प्रेड हॉरिजॉन्टली। और क्या होता है कि इनकी जो रूट्स होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी रूट्स होती हैं, जिस वजह से क्या होता है वो दूर दराज से कहीं से भी थोड़ा बहुत भी पानी मिले तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। पहली एडेप्टेशन ये है। फिर नेक्स्ट आता है लीव्स इन मोस्ट केसेस आर एब्सेंट और शेड ड्यूरिंग ड्राई सीजन। अच्छा, जब ड्राई सीजन होता है, जब बिल्कुल पानी की कमी होती है,
तो लीव्स जो होते हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं या बिल्कुल झड़ जाते हैं ऐसे केसेस में। इन सच केसेस रूट बिकम्स ग्रीन एंड अंडरगोज द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और क्या होता है, आपको पता है कि लीव्स के ज़रिए ही फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन जब ऐसा केस हो लीव्स तो आपको पता है बिल्कुल एब्सेंट हो जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जो रूट होती है इनकी वो ग्रीन हो जाती है और वही जो है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट पॉइंट, लीव्स बिकम स्मॉल और मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। और ऐसे प्लांट्स में क्या होता है, जो लीव्स हैं वो स्मॉल हो जाते हैं और यहाँ पे मॉडिफाइड हो जाते हैं, किसके अंदर, स्पाइंस में मॉडिफाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पानी का लॉस है या रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो कम से कमतर होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, लीव्स आर कवर्ड विद क्यूटिकल और बाय हेयर्स। अब हमें पहले ही पता है कि जो जब लीव्स जो हैं वो क्यूटिकल या हेयर्स से कवर हो जाएं तो जो पानी का लॉस है वो कम से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ स्टोमेटा आर रिड्यूस टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। और जो स्टोमेटा होता है ना, लीव्स के अंदर ओपनिंग होती है जिसकी वजह से पानी जो है वो बाहर निकलता है, जिसकी वजह से पानी का लॉस होता है। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो कम से कम तर हो जाते हैं, उनकी मिकदार कम से कम हो जाती है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट लास्ट, इन रेनी सीजन स्टेम रूट एंड लीव्स एब्जॉर्ब वाटर बाय पैरेन्काइमेटस सेल्स विच आर नोन एज सक्यूलेंट। और जब रेनी सीजन होता है, जब पानी की सप्लाई जो है वो ज़्यादा इनके पास हो जाती है, तो स्टेम, रूट और लीव्स जो हैं वो, ये तीनों चीज़ें मतलब कि एक साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर हो सके, तो ये स्टेम भी और रूट भी और लीव्स भी जो हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं पैरेन्काइमेटस सेल से, जिनको सक्यूलेंट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जाकर ये एक बहुत लंबा चौड़ा आपका जो सवाल है वो ख़त्म होता है। हम लोग अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो भाई नेक्स्ट जो आपके पास सवाल आता है वो आता है, राइट अ नोट ऑन जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन पर नोट लिखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जीन म्यूटेशन होता क्या है। तो केमिकल चेंजेस इन जीन्स आर कॉल्ड जीन म्यूटेशन। किसी भी जीन में कोई केमिकल चेंजेस आए तो उसको क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन। वेरी सिंपल, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ईच जीन सिंथेसाइजेस बाय ऑटो कैटालिसिस एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट सेल्फ आउट ऑफ द मटीरियल प्रेजेंट इन द सेल। अच्छा भाई, अब जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है तो सेल डिवीज़न में होता क्या है, तो मतलब कि हर एक जो जीन होती है वो ऑटो कैटलिस्ट के ज़रिए जो है वो सिंथेसिस होती है, मतलब कि जीन बनती है। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट सेल्फ, कोई भी जीन होती है उसकी एक कॉपी बनती है, अपने आप ही कॉपी बनती हैं, और एग्जैक्ट मतलब कि कॉपीज़ होती हैं उसी तरह की जीन्स की। इसी वजह से जब हम देखते हैं, आपको पता है कि आपके जो हमारे जो पेरेंट्स हैं हम लोग उनकी जीन्स की वजह से बने हैं, और यही वजह है कि काफ़ी जो बच्चे होते हैं वो बल्कि सारे ही बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करते हैं, और कुछ कुछ तो बिल्कुल एकदम कार्बन कॉपी भी लगते हैं अपने पेरेंट्स की। तो यही वजह होती है कि उसमें भी क्या हो रहा होता है कि जीन्स की एग्जैक्ट कॉपी हो रही होती है। अब पता है कि हम लोग सेल डिवीजन के प्रोसेस से ही इंसान भी ऐसे ही बनता है। Sometimes a slight slip occurs in gene reproduction and a newly produced gene is not as exactly identical to the parent gene and it is slightly different। अब कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे होते हैं वो जो है माँ बाप से बिल्कुल ही फ़र्क होते हैं। आपने काफ़ी ऐसे केसेस देखे होंगे, हो सकते हैं आपके बहन भाइयों में से हों या आप खुद हों ऐसे। तो मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही माँ बाप से कुछ बच्चे अलग होते हैं, तो वो थोड़ा सा जीन में क्या होता है, थोड़ा हल्का सा स्लाइटली स्लिप होता है जीन में, जिसकी वजह से बिल्कुल जो एग्जैक्ट कॉपीज़ हैं वो नहीं बन सकती, और जो जीन्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं उनके पेरेंट्स से। दिस डिफरेंस इन जीन रिप्रोडक्शन इज़ कॉल्ड जीन म्यूटेशन। सम जीन म्यूटेशन आर एज फॉलोस। अब इसी जीन रिप्रोडक्शन है, इसको जीन म्यूटेशन कहा जाता है, और जीन म्यूटेशन आर एज फॉलोस। सब फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व्स द चेंजेस इन वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स। पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, जो कि चेंज इन्वॉल्व करता है वन और फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स में। कॉज केमिकल और फिजिकल डैमेज इन डीएनए एंड फ्रॉम स्पॉन्टेनियस पेयरिंग एरर्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो पॉइंट म्यूटेशन होता किस वजह से है, जब कभी कोई केमिकल या फिज़िकल डैमेज हो डीएनए में, या दूसरा केस ये, या फिर जब डीएनए की जब रेप्लिकेशन हो रही होती है तो उसमें कोई पेयरिंग एरर्स जब बनते हैं, फिर जाकर पॉइंट म्यूटेशन का सामना करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, इसकी एग्जांपल है। सेकंड है ट्रांसपोजिशन, द ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर होगा आगे, हाँ, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर
place on chromosomes the changes this changes in position of gene is called transposition। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, किसी भी जीन की जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्रोमोसोम पर जाकर लग जाना, तो उसको ट्रांसपोजिशन कहा जाता है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, डेक्स्ट्रोकार्डिया इसकी एग्जांपल है। तो ये सवाल छोटा सा ही है क्योंकि नोट लिखना होता है जीन म्यूटेशन पर, तो यहाँ पर जाकर ये आपका आंसर ख़त्म होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगर टारगेट पेपर आपके सामने तो आपको पता होगा कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर टारगेट पेपर आपने नहीं देखा है तो लास्ट में वो देखें, या तो उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें या वो लिख के अपने पास रख लें, ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से सवाल जो हैं वो टारगेट पेपर्स के अंदर हैं। तो खैर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। व्हाट इज़ मूवमेंट इन प्लांट्स, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ पैराटोनिक मूवमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूवमेंट इन प्लांट्स की हेडिंग डालनी है, और देखें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो ये कुछ वजह से ही समझा रहा हूँ। अब देखें मैं इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं चाहता तो मैं बगैर इसके बगैर एक्सप्लेन किए मैं सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ोटोज़ कम्युनिटी सेक्शन पे बस फ़ोटो में पोस्ट कर देता और वहाँ से भी आप देख सकते थे। लेकिन समझाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप लोग जो हैं वो अच्छे से एक एक सवाल को समझें, तो यही मेरा गोल है। तो लाजमी यहाँ पर अगर आए हैं तो फ़ायदा लाजमी उठाएं, और एक एक मैं आपको लफ्ज़ समझाता हूँ तो वो लाजमी आप उससे फ़ायदा उठा के अच्छे से समझा करें, ताकि और मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप अच्छे से समझेंगे किसी भी सवाल को तो वो आपको बहुत जल्दी याद होगा, और बगैर समझे कोई भी अगर आप याद करते हैं सवाल तो वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और जल्दी याद नहीं हो पाता, ठीक है। और समझने का ये भी एक बेनिफिट है। तो आए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। मूवमेंट इन प्लांट्स, irritability express itself in some kind of movements and is decided advantageous to the plants in many respects. Irritability is produced by stimuli. A stimulus can be diffused or directional. It may be replied with a prompt or delayed response. तो ये भाई मूवमेंट इन प्लांट्स की थोड़ी डेफिनेशन हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया। तो भाई कितनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स फाउंड इन प्लांट्स। स्टिमुलाई की बेसिस पर 2 किस्म की मूवमेंट्स होती हैं प्लांट्स में। फर्स्ट जो है वो ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, और सेकंड जो है पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल पैराटोनिक और इंड्यूस्ड मूवमेंट की जानिब देखते हैं। तो मूवमेंट ऑफ लिविंग प्लांट्स विच आर इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर कॉल्ड पैराटोनिक मूवमेंट। अच्छा, ऐसी लिविंग प्लांट्स के अंदर ऐसी मूवमेंट जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे पैराटोनिक मूवमेंट कहा जाता है। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ पैराटोनिक मूवमेंट। कितनी टाइप्स की पैराटोनिक मूवमेंट्स होती हैं अभी देख लेते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैराटोनिक मूवमेंट। 2 किस्म की मूवमेंट्स होती हैं पैराटोनिक मूवमेंट। फर्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट एंड सेकंड नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट की जानिब बढ़ते हैं कि ये क्या बोल रही है। So this is a movement of curvature induced in the region of plants, unilateral effect of external stimuli or by unequal stimulation on 2 sides of plant organs। अच्छा, ऐसी मूवमेंट कर्वेचर का मतलब होता है घुमाव। तो ऐसी मतलब घुमा देने वाली मूवमेंट जो कि अभी हमने पढ़ा कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती है, और अनइक्वल स्टिमुलेशन ऑन 2 साइड्स। अगर 2 साइड्स पे कोई स्टिमुलेशन हो रही है तो वो अनइक्वल होती है, इक्वल स्टिमुलेशन नहीं होती। तो इस वजह से ये जो है ट्रॉपिक मूवमेंट होती है। खैर ट्रॉपिक मूवमेंट इज़ ऑलवेज डायरेक्शनल। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होती है हमेशा डायरेक्शनल होती है, कभी भी नॉन डायरेक्शनल नहीं होती। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ स्टिमुलाई ट्रॉपिक मूवमेंट इज़ ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। डिपेंड करता है जो स्टिमुलाई है क्या। अभी आप लोग कंफ्यूज होंगे ये क्या स्टिमुलाई सर बोलते जा रहे हैं, तो अभी पता चलेगा कि स्टिमुलाई होता क्या है, किस वजह से जो होता है ये जो मूवमेंट्स होती हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म नाम से जाहिर है ये स्टिमुलस है ना। अब जैसे यहाँ पर जो है वो लाइट है, लाइट एक स्टिमुलाई है, तो लाइट की वजह से भी मूवमेंट होती है। तो फोटोट्रॉपिज्म की जानिब बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू द सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, कभी लाइट पड़े, लाइट अगर प्लांट से पड़ती है तो तब जब प्लांट मूवमेंट करे तो वो क्या होता है, उस मूवमेंट को फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। शूट मूव्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट शोइंग पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जो प्लांट्स की शूट होती है वो जो है वो लाइट, अगर सन जो है राइट साइड पे है तो शूट है वो राइट साइड की तरफ चली जाती है, जिसका मतलब क्या होता है कि वो प्लांट जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, मतलब कि फ़ोटो जहाँ से लाइट आ रही है उस तरफ को वो मूव कर गया।
और जो रूट होती है, रूट मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट शोइंग नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। बिल्कुल उल्टा है, अगर शूट जो है वो लाइट की तरफ मूव कर रही है, तो रूट जो है वो लाइट के अगेंस्ट मूव कर रही है या अवे मूव कर रही है, और जो शूट है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है और जो रूट है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है। ये बस आपने याद रखना होगा। फोटोट्रॉपिक स्टिमुलेशन इज़ ड्यू टू लाइट अफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये फोटोट्रॉपिक स्टिमुलेशन जो होती है, ये जो है ये लाइट पड़ने की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है उस पर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये सब मूवमेंट होती है। फिर आ जाता है सेकंड पे, जियोट्रॉपिज्म, द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जो पहली मूवमेंट थी वो लाइट की वजह से थी, और जियोट्रॉपिज्म क्या है, जब ग्रेविटी की वजह से प्लांट्स में मूवमेंट हो तो वो जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। तो इसमें बिल्कुल उल्टा है। जैसे फोटोट्रॉपिज्म में क्या था, जो रूट है वो उसकी तरफ, रूट जो है वो उसके अवे, लाइट के अवे मूव कर रही थी। तो इसमें क्या है, इसमें जो रूट है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ को मूव कर रही है, उसके टुवर्ड्स मूव कर रही है। तो वो क्या शो कर रही है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है। और इस वाले सीन में क्या होता है कि शूट जो है, शूट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करती है, मतलब कि ऊपर की तरफ को मूव करती है, जिसका मतलब क्या है कि वो क्या शो करती है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ आ रही होगी। फिर हाइड्रोट्रॉपिज्म है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू द मॉइस्चर और वाटर। ठीक है, ऐसी मूवमेंट जो कि पानी की वजह से या मॉइस्चर की वजह से प्लांट्स के अंदर हो, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहा जाता है। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म इज़ एग्जिबिटेड इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। Roots are always positive hydrotropic. Hydrotropism is stronger than geotropism in case of roots. तो भाई ये याद रखना है कि जो रूट्स होती हैं वो हमेशा क्या शो करती हैं, वो होती हैं हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक, मतलब कि जिस तरफ को पानी या मॉइस्चर होगा तो रूट्स जो हैं वो उसी तरफ को मूव करेंगी। और क्यों करेंगी, क्योंकि ये जो रूट्स होती हैं ये पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, इस वजह से ये रूट्स है ये हमेशा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं। हाइड्रोट्रॉपिज्म इज स्ट्रॉन्गर दैन जियोट्रॉपिज्म इन केस ऑफ रूट्स। तो जो हाइड्रोट्रॉपिज्म है ना, ये हमेशा याद रखिएगा जियोट्रॉपिज्म से हमेशा क्या है, स्ट्रॉन्गर है। जियोट्रॉपिज्म अभी पढ़ा कि ऐसी मूवमेंट प्लांट्स के अंदर जो कि ग्रेविटी के वजह से प्लांट मूव करे तो उसको जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं कीमोट्रॉपिज्म। ये बहुत ही ज़्यादा लेंदी सवाल है, तो इसलिए इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, लेकिन अब क्या करें, अब उसके अंदर आपके सिलेबस में है तो ये आपको याद तो करना पड़ेगा। खैर अभी ये देखो 3 पेज, तीसरा पेज है और अभी भी काफ़ी बड़ा है। अभी तक ये मतलब कि हम लोग क्या ट्रॉपिक मूवमेंट ही कर रहे हैं, अभी नेस्टिक मूवमेंट करने वाला बाकी है। तो अभी कीमोट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ते हैं। तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू केमिकल सब्सटेंस। अच्छा, केमिकल सब्सटेंस की वजह से जब प्लांट्स मूव करें तो उसको कीमोट्रॉपिज्म कहा जाता है, नाम से जाहिर है। सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ पॉलन ग्रेन्स इनटू पॉलन ट्यूब। तो क्या होता है, ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या, इस वजह से क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो ग्रोथ करके पॉलन ट्यूब की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो जो केमिकल सब्सटेंसेस का ये मामला होता है। तो नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म क्या है, थिग्मोट्रॉपिज्म है द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस। तो ऐसे प्लांट्स जो कि टच करने पे मूव करें तो उन्हें क्या कहा जाता है, थिग्मोट्रॉपिज्म। अब आपको पता होगा एक ऐसा भी प्लांट है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो ऐसा प्लांट जो कि टच करने पे मुरझा जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्लांट होते हैं बिल्कुल टच करो और फ़ौरन मुरझा जाते हैं। तो उन जैसे वो भी मतलब कि एक मूवमेंट है। तो टच स्टिमुलस पे कोई प्लांट मूव करे तो उसको थिग्मोट्रॉपिज्म कहा जाता है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ट्विनर्स एंड क्लाइंबर्स। ये ट्विनर्स एंड क्लाइंबर्स प्लांट्स के नाम है। तो ये टच स्टिमुलस उनमें पाया जाता है। व्हेन दे टच द सॉलिड थिंग द ग्रोथ इन द ऑपोजिट ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस। ठीक हो गया। इसमें ट्विनर्स एंड क्लाइंबर्स में पता है क्या होता है, इसमें होता है जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल अगर राइट साइड पे हम लोग टच करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना कर दिखाता हूँ, ऐसे दिमाग में मैं बना देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, ठीक है, एक साइड यहाँ पे है, ठीक है, और सेकंड साइड यहाँ पे आ गई। ठीक है, ऐसे बस मैंने प्लांट बनाया। तो अगर हम लोग यहाँ पे टच करते हैं ना, यहाँ पे जैसे हमने टच किया तो यहाँ पे नहीं ग्रोथ होगी, उसके ऑपोजिट साइड पे ग्रोथ हो जाएगी, और जहाँ पर टच किया वहाँ पर जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। तो ये चक्कर है थिग्मोट्रॉपिज्म का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर हम लोग बढ़ते हैं थर्मोट्रॉपिज्म पे।
ये हाँ ट्रॉपिक मूवमेंट का लास्ट पॉइंट है थर्मोट्रॉपिज्म। थर्मो से याद है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, अभी पढ़ भी लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन्स इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर, देखा आ गया ना। तो ऐसे प्लांट जो कि टेम्परेचर की वजह से मूव करें तो उन वो प्रोसेस को क्या कहते हैं, थर्मोट्रॉपिज्म। इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। If some seedlings are taken in the container and heat is provided at one corner, the plant will move towards the source of heat. तो ये कैसे हम लोग पता कर सकते हैं? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट करें तो अगर जैसे कोई आप बीज हैं, सीडलिंग्स जो हैं, हम कंटेनर के अंदर रख दें, किसी भी कंटेनर के अंदर सीड रख दें और हम लोग एक साइड पर, एक कॉर्नर पर जब हम लोग हीट प्रोवाइड करें तो आप देखेंगे कि जो सीड्स हैं वो उसी कॉर्नर की तरफ मूव कर जाएंगे जहाँ पर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस को थर्मोट्रॉपिज्म भी कहा जाता है। नेस्टिक मूवमेंट की जाने बढ़ते हैं। दिस इज़ ऑल्सो द मूवमेंट ऑफ कर्वेचर बट डिफर फ्रॉम ट्रॉपिक मूवमेंट बाय द फैक्ट दैट, ये भी एक मूवमेंट होती है प्लांट्स की, लेकिन ये ट्रॉपिक मूवमेंट से फ़र्क है। और वो फैक्ट क्या है, किस वजह से फ़र्क है? एक सेकंड मैं कैमरा सेट कर लूँ। हाँ, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि द मूवमेंट इज़ नॉट डायरेक्शनल बट डिफ्यूज्ड। इसमें क्या है, जो मूवमेंट थी ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या था कि जो मूवमेंट थी वो डायरेक्शनल थी, एक डायरेक्शन को जाती थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेस्टिक मूवमेंट पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो मूवमेंट है वो है नॉन डायरेक्शनल। दिस इज़ एक्चुअली अकर्स इन डॉर्सीवेंट्रल ऑर्गन सच एज लीव्स एंड पेटल्स। और ये जो मूवमेंट है ये लीव्स और पेटल्स में पाई जाती है। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेस्टिक मूवमेंट्स, दो किस्म की नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं। एक है सीस्मोनेस्टिक और हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट एंड सेकंड है निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। तो ये आप फर्स्ट ऑफ ऑल सीस्मोनेस्टिक पढ़ लेते हैं। सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट क्या होती है? दिस मूवमेंट इज़ कॉज्ड ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ टच। ये सीस्मोनेस्टिक या हेप्टोनेस्टिक मूवमेंट है ना, ये ऐसी मूवमेंट है जो कि टच स्टिमुलस, मतलब कि जब कोई अगर टच करे प्लांट को तो फिर ये मूवमेंट होती है। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन मैनी इंसेक्टिवरस प्लांट्स इन विच टच कॉजेज मूवमेंट्स। और ये जो मूवमेंट है ये बहुत सारे इंसेक्टिवरस प्लांट्स में पाई जाती है। इंसेक्टिवरस प्लांट्स वो होते हैं ऐसे प्लांट्स जिनको इंसेक्ट्स खाते हैं। तो ये जो मूवमेंट है वो इंसेक्टिवरस प्लांट्स में पाई जाती है। और इन विच टच कॉजेज मूवमेंट, और उन प्लांट्स के अंदर क्या होता है, अगर हम टच करते हैं उन प्लांट्स को तो वो प्लांट्स मूव कर जाते हैं। फिर निक्टिनेस्टिक मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज़ कॉज ड्यू टू ऑल्टरेशन ऑफ डे एंड नाइट। और जब डे एंड नाइट चेंज होता है, जब डे होता है और नाइट होती है, तब ये जो मूवमेंट है निक्टिनेस्टिक मूवमेंट होती है। इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड एज स्लीपिंग मूवमेंट, और इसको निक्टिनेस्टिक मूवमेंट को स्लीपिंग मूवमेंट भी कहा जाता है। विच डिपेंड्स ऑन चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर एंड अकॉर्डिंगली दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फोटोनेस्टिक या थर्मोनेस्टिक। आपको पता है कि जब डे होता है तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर में भी फ़र्क होता है और लाइट में भी फ़र्क होता है। डे के टाइम पे लाइट ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, और नाइट के टाइम पे लाइट भी कम होती है और टेम्परेचर भी कम होता है। तो ये जो है, ये वही जो मूवमेंट है, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट की शिद्दत पे और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और ये जो है इसको भी मज़ीद दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक फोटोनेस्टिक, एक थर्मोनेस्टिक मूवमेंट में। फोटोनेस्टिक मूवमेंट क्या है, अभी मैं एक सेकंड ये कैमरा सेट कर लूँ। अच्छा, फोटोनेस्टिक मूवमेंट, the movement which caused due to variation in the intensity of light. The flowers of oxalic and portulaca open at day and close at night. अच्छा भाई, ये फोटोनेस्टिक क्या होती है? ऐसी मूवमेंट जो कि लाइट के जब इंटेंसिटी क्या होता है, शिद्दत, तो लाइट की शिद्दत पर डिपेंड करती है। तो भाई एग्जांपल ये है कि जो ऑक्सैलिस और पोर्टुलाका के फ्लावर्स हैं वो दिन में ओपन होते हैं और जो नाइट के अंदर क्लोज़ हो जाते हैं, वाइल निकोटिया एसपी क्लोज एट डे एंड ओपन्स एट नाइट। और ये जो प्लांट है निकोटिया एसपी, तो ये क्या होता है, ये दिन में क्लोज़ होता है और रात में ओपन होता है, जो कि साफ ज़ाहिर करता है कि इनकी जो मूवमेंट होती है वो लाइट की शिद्दत की वजह से होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट की जाने बढ़ते हैं, थर्मोनेस्टी। तो ऐसे प्लांट्स जो कि दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ड्यू टू वेरिएशन इन डिग्री ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर बदलने पर जो कि मूव करें ऐसे प्लांट्स, उनको थर्मोनेस्टी कहा जाता है उस प्रोसेस को। द फ्लावर्स, अब एग्जांपल है द फ्लावर्स ऑफ ट्यूलिप एंड सेफ्रॉन ओपन एंड क्लोज विद द राइज एंड फॉल ऑफ टेम्परेचर।
अच्छा, जो ट्यूलिप के जो प्लांट्स हैं ना और सफ़रॉन के जो प्लांट्स हैं, वो क्या होता है, जैसे जैसे मतलब कि जब राइज़ होता है टेम्परेचर का, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये फ्लावर जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जब टेम्परेचर कम होता है या शाम के वक्त या रात के वक्त, तो ये जो फ्लावर्स हैं ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली क्या होता है, बिल्कुल मुरझा तो नहीं जाते, बिल्कुल क्लोज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर ये तकरीबन 5 पेजेस का आपका एक लंबा चौड़ा सवाल जो है वो जाकर ख़त्म होता है। अब हम लोग बगैर टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है सक्सेशन के बारे में बताना है कि सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली कम्युनिटी चेंज इज़ कॉल्ड सक्सेशन। अच्छा, जब कोई भी किसी भी कम्युनिटी में चेंज होता है टाइम टू टाइम, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको सक्सेशन कहा जाता है। तो हर्ट वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म सक्सेशन फॉर ऑर्डरली चेंज इन एनवायरनमेंट। तो भाई आसान अल्फाज में बताऊँ तो जो चेंज इन्वायरमेंट में चेंज होता रहता है, जैसे पहले कोई इन्वायरमेंट कुछ और था उस जगह का, फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्वायरमेंट बदलता जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सक्सेशन कहा जाता है। और जो हर्ट था, हर्ट एक फ़र्स्ट साइंसदान था जिसने सक्सेशन की टर्म को कहा था फॉर ऑर्डरली चेंज इन इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेशन की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद जो है हमने हाइड्रोस्फीयर की वो बतानी है, हाइड्रोस्फीयर की सीरियल स्टेजेस बतानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये डेफिनेशन लिख के फिर आपने यहाँ पर आ जाना है, यहाँ हाइड्रोस्फीयर से स्टार्ट करना है। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, प्राइमरी सक्सेशन इन ओपन वाटर लाइक ponds, pools और lakes which ultimately converted into land community constitute hydrosphere और हाइड्रेट। अच्छा, इसमें क्या है, ऐसा सक्सेशन, ऐसा चेंज इन एनवायरनमेंट जो कि पहले बिल्कुल मतलब कि तालाब था या लेक थी या पूल वगैरह था, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, वक्त के साथ साथ जो है वो कन्वर्ट हो गया बिल्कुल लैंड कम्युनिटी में, बिल्कुल मतलब कि खुश्की वाली जगह वो उसने इख्तियार कर ली। तो उसे क्या कहा जाता है, इस चेंज इन एनवायरनमेंट को हाइड्रोस्फीयर या हाइड्रेक कहा जाता है। और सीरियल स्टेजेस ऑफ हाइड्रोस्फीयर क्या होती हैं, हाइड्रोस्फीयर की स्टेजेस क्या होती हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइटो प्लैंकटन स्टेज। तो एल्गल स्पोर्स मे बी ब्रॉड बाय विंड अलॉन्ग विद द सॉइल पार्टिकल्स एंड डिपॉजिटेड ऑन वाटर। अच्छा, जो एल्गल स्पोर्स हैं, छोटे छोटे जो दाने होते हैं, वो क्या होता है, या तो हवा की वजह से या मिट्टी के पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, वो वाटर के अंदर आ जाते हैं। फिर क्या होता है, द यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल प्लैंक्टोनिक, क्या लिखा है, हाँ, यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल प्लैंक्टोनिक forms are the first invaders and hence this stage is called phytoplankton stage। और इसी स्टेज को फाइटोप्लैंक्टन स्टेज कहा जाता है। जो कोई मतलब कि यूनिसेलुलर जो दाने होते हैं छोटे छोटे, या तो वो हवा की वजह से या फिर जो है मिट्टी की वजह से वो पानी के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उन्हें क्या फाइटोप्लैंक्टन स्टेज कहा जाता है। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर है सबमर्ज स्टेज। द डेथ एंड डिके ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स मेक द सॉइल मोर सूटेबल एंड सॉफ्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ रूटेड हाइड्रोफाइट्स। अब क्या होता है, अब आहिस्ता आहिस्ता जो यूनिसेलुलर जो हैं ये चीज़ें हैं, बैक्टीरिया, अमीबा वगैरह, जब ये आना स्टार्ट होती हैं पानी के अंदर, और जब इनकी पानी के अंदर डेथ होती है या बिल्कुल ये डिके हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो सॉइल होता है वो और ज़्यादा सूटेबल हो जाता है और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। वो जो पानी के अंदर जो सॉइल होता है ना, मिट्टी जो होती है, इनकी डेथ की वजह से, यूनिसेलुलर ऑब्जेक्ट्स की डेथ की वजह से, वो जो पानी के अंदर सॉइल होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिस वजह से वो जो हाइड्रोफाइट्स हैं, जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं, उनका ग्रो होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रिला या ब्लूफिश एक्सेट्रा। फिर थर्ड है फ्लोटिंग स्टेज। द डेथ एंड डिके ऑफ सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स मेक द पॉन्ड सूटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अनदर टाइप्स ऑफ प्लांट्स विच आर रूटेड इन सॉइल बट देयर लीव्स आर फ्लोटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। अब क्या होता है, और अब ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो कि पानी के बिल्कुल अंदर लगे होते हैं, जब उन प्लांट्स की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर वो पॉन्ड, वो जो होता है, जो तालाब होता है या नदी होती है, वो और ज़्यादा सूटेबल हो जाती है, जिसकी सूरत में क्या होता है, फिर ऐसे प्लांट्स आना शुरू हो जाते हैं जिनकी जो रूट है
वो तो पानी के अंदर होती है या सॉइल के अंदर होती है, लेकिन जो उनके लीव्स होते हैं वो पानी की सतह पर, मतलब कि बाहर जो हैं वो तैर रहे होते हैं या बाहर नज़र आ रहे होते हैं। तो उसकी एग्जांपल है एजोला, लीमा, पिस्टिया एक्सेट्रा। फिर आ जाता है फोर्थ पर, रीड स्वाम्प स्टेज। तो रीड स्वाम्प स्टेज क्या है? दिस स्टेज इज ऑल्सो रेफर्ड एज एम्फीबियस स्टेज। इन दिस स्टेज मोस्ट ऑफ द स्पीशीज दो रूटेड इन सॉइल बट मोस्ट ऑफ देयर पार्ट्स आर अबव द वाटर प्लेट। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें रीड स्वाम्प स्टेज में ऐसा हो जाता है कि भले उनके जो रूट है वो हल्की सी पानी के अंदर लगी हो या सॉइल के अंदर लगी हो, लेकिन जो बाकी की जो बॉडी है वो पूरी की पूरी जो है वो पानी के ऊपर ही हो, पानी की सतह के ऊपर ही होती है। तो इस स्टेज के ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? वो होते हैं टाइफा, सेजिटेरिया, जायंट बग एक्सेट्रा। फिर आ जाती है सेज मीडो स्टेज। सेज मीडो स्टेज क्या है? द डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इंक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विच अल्टीमेटली एक्सपोज द मार्शी सॉइल। अब क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो मिट्टी है वो बिल्कुल पानी की सतह के ऊपर आने लग जाती है, और जो प्लांट्स हैं उनके रूट भी बाकायदा बाहर नज़र आ रही होती है। और फिर इसके ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? एग्जाम्पल के तौर पे साइप्रस या स्नेल्स एक्सेट्रा। फिर सिक्स आ जाता है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सिक्स, सॉरी पॉइंट नंबर सिक्स, वुड लैंड स्टेज। इन दिस स्टेज द सॉइल बिकम्स मोर एंड मोर ड्रायर। और इस स्टेज में क्या होता है, जो सॉइल है वो और ज़्यादा ड्राई होता रहता है, और द मार्शी वेजिटेशन डिसअपेयर्स एंड एरिया बिकम्स रिच बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और फिर क्या होता है, फिर जो नमी होती है, जो पानी होता है वो बिल्कुल कम से कम तर होने लग जाता है, और इसके अंदर जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, जो ज़मीन पर उगने वाले प्लांट्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस स्टेज पॉप्यूल्स ट्रीज जैसे हो गए, फिर ज़ेब्रास, डियर एक्सेट्रा। पता है ज़ेब्रास, डियर एक्सेट्रा भी उधर ही रहते हैं ना, मेन जो टेरेस्ट्रियल जगह होती है लैंड के ऊपर रहते हैं। तो ये अगर आप देख रहे हैं, हमने शुरू से देखा कि पानी के अंदर थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो है इन्वायरमेंट है वो बदलता जा रहा है, बिल्कुल एक टेरेस्ट्रियल फॉर्म बन गई। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है क्लाइमैक्स स्टेज। द वुडलैंड कम्युनिटी इज़ फाइनली invaded by trees. The development of climax community is dependent upon environment. अब क्या होता है, फाइनली जो है वो जो बिल्कुल पानी वाले जो पॉन्ड थे, लेक थे, वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है किसके अंदर? ट्रीज, बिल्कुल लैंड के अंदर तब्दील हो गई और वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ लग चुके हैं। तो इसे कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पर जाकर ये आपका लंबा चौड़ा एक सवाल है वो जाकर ख़त्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने वो है डिस्क्राइब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। और मैं पर्सनली बताऊं कि जब मैं था सेकेंड ईयर में तो मेरा ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन था। वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल बनाया, तो ये हम लोग जल्दी से कवर करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, जो मेरा मोस्ट फेवरेट जो सवाल है। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज अकॉम्प्लिश्ड इन 1953 बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है इसके, इन्होंने कब ये फाइंड किया? तो ये 1953 में किस किस ने किया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, दो दोस्त थे जिन्होंने ये जो है इसका स्ट्रक्चर है वो फाइंड किया। और मैं आपको एक फ़ैक्ट वाली बात बताता चलूँ कि इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है सवाल के अंदर, लेकिन फ़ैक्ट वाली बात बताऊँ। लेकिन ये जो जेम्स वाटसन है ना, आप सर्च करेंगे उस पर गूगल पे, तो जेम्स वाटसन जो है वो खुदा के फजल से अभी तक ज़िंदा है। मेरा ख्याल ये तकरीबन 100 साल के होने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये ज़िंदा हैं। तो ये लिविंग लेजेंड है। आप लाजमी आप जेम्स वाटसन सर्च कीजिएगा तो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ही इज़ अलाइव। और बाकी फ्रांसिस क्रिक की तो काफ़ी टाइम से डेथ हो चुकी है। तो दे मेड यूज़ ऑफ एवरीथिंग दैट वाज नोन अबाउट डीएनए। और उस वक्त 1953 के अंदर जितनी भी चीज़ें अवेलेबल थी और जितनी भी मतलब कि नॉलेज थी डीएनए के बारे में, तो उन्होंने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया। एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन केम फ्राम मोराइस H.F. विलिकिंस। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी किसने दी, मतलब कि तीसरे बंदे का भी इसके अंदर हाथ है डीएनए के स्ट्रक्चर को फाइंड करने में, जिसका नाम क्या है? मोराइस H.F. विलिकिंस। फॉर देयर पायोनियर वर्क ऑल द 3 साइंटिस्ट रिसीव नोबेल प्राइज़ इन 1962। और जाहिर सी बात है उन्होंने इतना बड़ा काम किया था, डीएनए के स्ट्रक्चर को बता दिया था, तो इन तीनों साइंसदानों को नोबेल प्राइज़ मिला था इन 1962। The beauty of this model was that its structure suggested the basic mechanism of DNA.
और इसका ब्यूटी ये थी, इसकी खूबसूरती ये थी इस मॉडल में कि इसमें जो इस स्ट्रक्चर में जो बेसिक चीज़ें हैं ना डीएनए की, वो इन्होंने डिफ़ाइन की हुई थी। और द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए आर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे वाटसन और क्रिक ने जो इसका डीएनए का मॉडल बताया, तो वो आपके सामने है। फर्स्ट पॉइंट है, ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स विच आर ट्विस्टेड अराउंड वन अनदर टू फॉर्म अ डबल हीलिक्स कॉल्ड डुप्लेक्स। अब डीएनए मॉलिक्यूल में क्या होता है, दो जो हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं जो कि आपस में ट्विस्टेड हुए होते हैं अराउंड वन अनदर टू फॉर्म अ डबल हीलिक्स कॉल्ड डुप्लेक्स। अब मैं आपको बताता हूँ, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक जैसे, एक ही जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ऐसे हो गया, ठीक है, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और सेकंड जो है वो ऐसे, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो गया। तो ये जो हैं ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं, वो आपस में देखें एक साथ ट्विस्ट हुए होते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, इसको डबल हेलिक्स कहा जाता है या इसको डुप्लेक्स भी कहा जाता है। तो दिस डुप्लेक्स लुक लाइक अ लैडर, और ये जो है ये डुप्लेक्स जो होता है, जब इसको अभी तो मैंने रैप किया है, जब इसको हम लोग इसको देखें माइक्रोस्कोप से देखें तो ये जो डुप्लेक्स है ये एक लैडर की तरह लगता है। तो द अपराइट्स ऑफ दिस लैडर आर कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। और जो अपराइट्स ऑफ द लैडर है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ सीढ़ी जैसे होती है, ये देखें, ये सॉरी मैं टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ी बना रहा हूँ, इसको बर्दाश्त कीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आपको पता है ऐसी एक लैडर होती है, जो रेसलिंग देखते हैं उनको तो पता है, वो लैडर बचपन से देख रहे होंगे, तो ऐसी लैडर होती है सीढ़ी, बाकी सब नहीं देखी है सीढ़ी। तो ये अपराइट्स है ना, ये जो दो डंडियाँ होती हैं ऊपर वाली, तो ये अपराइट्स होते हैं लैडर के, ये डीएनए लैडर के जो अपराइट्स होते हैं वो शुगर और फॉस्फेट पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। द रंग्स आर कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। और जो ना ये जो रंग्स हैं जिसके ऊपर हम लोग सीढ़ी, अगर सीढ़ी की एग्जांपल दूं, जिसके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं, तो इसको इसमें रंग्स कहा जाता है, इंग्लिश में ना इसको रंग्स कहा जाता है। तो जो डीएनए के रंग्स होते हैं वो नाइट्रोजिनस बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ईच रंग कंसिस्ट ऑफ अ प्यूरिन पेयर्ड विद पायरिमिडीन एंड देयर शेयरिंग ऑफ बेसिस आर हाईली स्पेसिफिक। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो रंग्स हैं यहाँ पर सीढ़ी पे हम लोग जो पैर रख के चढ़ते हैं, तो ये रंग्स होते हैं किधर क्या, हाँ, ये एक प्यूरिन प्यूरिन कंसिस्ट करते हैं जो कि पायरिमिडीन और एंड देयर शेयरिंग ऑफ बेसिस आर हाईली स्पेसिफिक। इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, खैर ये जो माइक्रोस्कोपिक बात है ये आपको इसका रटा लगाना पड़ेगा। और एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन, इसमें क्या होता है, एडेनिन जो होता है वो हमेशा थायमिन के साथ पेयर करता है, और जो ग्वानिन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करता है, ठीक है। और वैसे ही वाइस वर्सा, एडेनिन जो है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन के साथ वो करता है, पेयर करता है, और जो ग्वानिन है वो जो है वो साइटोसिन के साथ हमेशा पेयर करता है। Therefore the amount of adenine is equal to the amount of thymine। अब जाहिर सी बात है, जब एडेनिन थायमिन के साथ पेयर करेगा तो जितनी मिकदार एडेनिन की होगी उतनी ही थायमिन की मिकदार होगी। और ऐसे ही जब ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ पेयर करता है तो जितनी मिकदार ग्वानिन की है उतनी ही मिकदार साइटोसिन की है। तो मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ साइटोसिन, सेम बात लिखी है जो मैंने आपको अभी समझाई। द डबल हीलिक्स स्ट्रैंड, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 है, द डबल हीलिक्स स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये डबल हीलिक्स स्ट्रैंड है ना, ये जो अभी आपने देखा कि डबल हीलिक्स स्ट्रैंड मैंने अभी आपको बना कर भी दिखाया ना, जो आपस में रैप होता है, तो ये किसकी वजह से हेल्ड टुगेदर होता है, आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अंदर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म, अच्छा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है डुप्लेक्स है वो बिल्कुल खड़ा रहता है। और जो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म बिटवीन ए एंड टी एडेनिन एंड थायमिन, मैंने शॉर्ट में इसको एडेनिन और थायमिन को ए और टी लिखा है, आप जो हैं आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और यही आप लोगों का फ़ायदा है, जो भी इसको लेक्चर को अच्छे से समझ रहा है, यही कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो कि समझाने होते हैं। और जैसे कि अभी आपको अच्छी खासी समझ भी आ रही होगी, तो ये जो क्वेश्चन है ये बच्चों से ना अमूमन जो है वो याद नहीं होता। मुझे उम्मीद है कि जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ के आपको ये सवाल जो है वो याद होगा। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बीच में, ठीक है, स्ट्रैंड्स में, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो एडेनिन और थायमिन के बीच में बने होते हैं।
और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान बने होते हैं। ये आपने बात याद रखनी है। द कॉइलिंग ऑफ डबल हेलिक्स इज़ राइट हैंडेड एंड कंप्लीट टर्न अकर्स एट 34 एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग अब बताया कि एक्सपोनेंट -10 को एमस्ट्रॉन्ग कहा जाता है। ये एक एंगल है, जैसे डिग्री का एंगल है वैसे ये एमस्ट्रॉन्ग का एंगल है। और ये जो कॉइलिंग है ना डबल हेलिक्स की, मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा कैमरा को ऊपर करता हूँ। तो ये जो कॉइलिंग है ना, ये देखिए मैं आपको बड़ा करके बताता हूँ। ये एक कॉइलिंग है, ठीक है, एक स्ट्रैंड की, और ये यहाँ से ऐसे करके जा रहा है दूसरा स्ट्रैंड, ठीक है। और जो कॉइलिंग है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कॉइलिंग हो रही है, इसको हमें बताया गया है कि ये जो कॉइलिंग है, ये जो है कितनी 34 एमस्ट्रॉन्ग पर ये जाकर कंप्लीट कॉइलिंग होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात 100% समझ आ गई है और आनी भी चाहिए। अगर नहीं आई तो आप वीडियो को रिवाइंड करके लास्ट में देखें। बोथ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 एमस्ट्रॉन्ग। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, अब ये इनके बीच में सेपरेशन है, एक इधर है और दूसरा इधर है, ठीक है। और इसकी जो सेपरेशन है वो दोनों की सेपरेशन किसके बराबर है, 20 एमस्ट्रॉन्ग के बराबर है। ये बात भी आपने याद रखनी है और एमसीक्यूज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इसका जो लास्ट है पॉइंट, अ हेलिक्स इज फॉर्म्ड बाय अ वाइंडिंग चेन ऑफ nucleotides in a spiral manner so that the successive nucleotides maintain a fixed distance between them। अच्छा, इन पे वाइंडिंग चेन होती है जिसकी वजह से इनका डिस्टेंस जो मेंटेन रहता है। 10 न्यूक्लियोटाइड्स आर कंटेन्ड इन 1 टर्न ऑफ हेलिक्स। अच्छा, जब एक टर्न होती है ना हेलिक्स की, तो उसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये जो ना ये जो टर्न हो रहा है, ये एक हेलिक्स पूरा टर्न हो रहा है, तो इसके अंदर कितने होते हैं, इस पूरे टर्न के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है। मैं 10 लिख रहा हूँ, तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स इस पूरे टर्न में होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसकी अच्छे से जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ आ गई होंगी। तो मेरा ख्याल यहाँ तक ही था ये, और बाकी द एप्लीकेशन ऑफ डीएनए भी, हाँ, ये जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है ना, सेमी कंजर्वेटिव, हाँ, फिर एप्लीकेशन ऑफ डीएनए भी करना पड़ेगा। खैर वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, मैं कैमरा एंगल सही कर लूँ, एक सेकेंड। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, वाटसन-क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए टेल्स हाउ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड। इसमें ये है कि वाटसन-क्रिक मॉडल वाले जो है वाटसन एंड क्रिक, उन्होंने ये भी बताया कि जो डीएनए है वो कैसे रेप्लिकेट कर सकता है। तो द प्रोसेस ऑफ डीएनए एप्लीकेशन आर एज फॉलोज, और जो प्रोसेस है डीएनए रेप्लिकेशन का वो हमें बताया जा रहा है। तो पॉइंट नंबर 1 है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज इनिशिएटेड बाय एन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस डीएनए कटर which cut the sugar and phosphorus backbone strands at specific points। अच्छा, इसकी रेप्लिकेशन कैसे होती है, तो डीएनए जो है इसको एक एंजाइम के साथ लगाया जाता है जिसको एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है, जो कि डीएनए कटर होता है। और ये क्या करता है, ये जो है ये डीएनए को शुगर एंड फॉस्फोरस जो है ना, जिसकी वजह से ये पूरा लैडर जिसकी वजह से खड़ा होता है, तो वही जो है वो इस चीज़ को शुगर एंड फॉस्फोरस को काट देता है, तो जिसकी वजह से ये बिल्कुल जो है वो अलग अलग हो जाता है डीएनए मटेरियल। सेकंड पॉइंट, कैमरा सेट कर लूँ। सेकंड पॉइंट जो है आपके पास वो है द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स विच कनेक्ट्स द प्यूरीन एंड पायरिमिडीन आर ब्रोकन। और जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो कि प्यूरीन और पायरिमिडीन को कनेक्ट करती हैं वो बिल्कुल ब्रोक हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। दिस प्रोसेस समटाइम्स कॉल्ड एज अनजिपिंग ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए। तो इसकी वजह से पता है क्या होता है, जब कट हो जाती है ना, ये दोनों चीज़ें जब कट हो जाती हैं तो ये जो होता है, ये जो मैं आपको बताता हूँ, पहले हमने डीएनए कैसे बनाया था, ऐसे करके, ठीक है, बिल्कुल आपस में कॉइल था। तो अब जब ये डीएनए कटर की वजह से ये एंजाइम को कट कर देता है, तो ये जो है ये एक ऐसे आ जाता है, एक स्टैंड ऐसे आ जाता है और एक ऐसे अलग अलग हो जाता है। तो इसको अनजिपिंग भी कहते हैं। आपको पता है कि जब हम लोग जिप खोलते हैं तो वो जो दोनों साइडें होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाती हैं। तो इसको इसी वजह से इसको अनजिपिंग ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए भी कहा जाता है, क्योंकि जो दोनों डीएनए हैं वो बिल्कुल अलग अलग आ जाते हैं।
फिर है थर्ड पे, द डबल हेलिक्स डीएनए इज देन अनकॉइल एंड सेपरेटेड एज अ सिंगल स्ट्रैंड। फिर वही बात मैंने आपको बता दी, फिर डबल हेलिक्स डीएनए है, इसको अनकॉइल करके बिल्कुल जो है सेपरेट कर दिया जाता है एज अ सिंगल स्ट्रैंड, जैसे कि मैंने आपको इस डायग्राम में दिखाया है कि बिल्कुल जो है इनको स्ट्रैंड्स को सेपरेट कर दिया जाता है। The nucleotides in a single chain are assembled in a specific order and serve as a guide for the purine and pyrimidine nucleotides. Fifth है DNA polymerase enzyme catalyzes the reaction in which the sugar phosphorus bond is formed to join the adjacent nucleotides and forms the new polynucleotide chain। अच्छा, फिर क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है, वो रखा जाता है जो कि वो रिएक्शन को कैटलाइज करता है। कैटलाइज करना मतलब कि स्पीड अप करना। इन विच द शुगर फॉस्फोरस बॉन्ड इज फॉर्म, और एक अलग से फिर से शुगर और फॉस्फोरस बॉन्ड बन जाता है, और एक नया जो ये स्ट्रैंड है वो एक नया स्ट्रैंड बन जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन का। तो द न्यू और कॉम्प्लीमेंट्री चेन एंड टेम्पलेट और ओरिजिनल चेन बाइंड्स विद ईच अदर टू फॉर्म द टू न्यू डीएनए इनटू एग्जिस्टेंस। अब मैं आपको बाकायदा डायग्राम बताता हूँ कि असल में होता क्या। मुझे पता आपको समझ नहीं आई होगी बिल्कुल भी, तो अभी मैं समझाने के लिए हूँ ना आपके लिए। तो इसमें पता है होता क्या है। फिर एक डीएनए पॉलीमरेज, अब ये बिल्कुल जो एंजाइम्स हैं ये दोनों, सॉरी ये जो स्ट्रैंड्स हैं दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या ऐड कराया जाता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। है पूरा लिख नहीं रहा, फिर बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी बात। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किया जाता है जो कि शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड बना के एक और नया स्ट्रैंड बना देता है, और नया स्ट्रैंड बन के ये कुछ ऐसे कॉइल हो जाता है, ठीक है। अगेन फिर इस साइड पे भी एक नया वो स्ट्रैंड बन जाता है, तो ये जो है ऐसे बन जाता है। और ये टोटल जो है वो पहले एक था ना, पहले एक डीएनए मॉलिक्यूल था, उसको हमने अलग अलग कर दिया। अब जो है ये दो डीएनए मॉलिक्यूल्स एक जैसे बन गए, तो ऐसे जाकर जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी। फिर लास्ट है एक हेडिंग, रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। छोटी सी ये है, मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, द फॉर्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सजेस्टेड बाय वाटसन एंड क्रिक मॉडल इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव बिकॉज आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन द ओरिजिनल ड्यूप्लेक्स इज नॉट कंजर्व्ड। मैं जल्दी पढ़ा, लेकिन मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब जो फॉर्म ऑफ डीएनए है ना, जो वाटसन और क्रिक ने जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस बताया, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया कैसे कैसे रेप्लिकेशन होती है, तो इसको सेमी कंजर्वेटिव भी कहा जाता है। तो सेमी कंजर्वेटिव इसको क्यों कहा जाता है, बिकॉज जब एक राउंड हो जाता है ना, जैसे हमने एक बार इसको रेप्लिकेट कर लिया, जैसे अब हमने एक बार इसको रेप्लिकेट कर लिया, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, तो इसमें क्या होता है कि जो ओरिजिनल जो है ना, ओरिजिनल ड्यूप्लेक्स नहीं रहता। ओरिजिनल जो है वो टूट जाता है, और फिर जो नया है वो नया ड्यूप्लेक्स बन जाता है, लेकिन ओरिजिनल नहीं रहता। तो इंस्टेड ईच स्ट्रैंड ऑफ ड्यूप्लेक्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ अनदर ड्यूप्लेक्स। और जैसे मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम बताया ना मैंने आपको, अब देखिए ऐसा आपको ना समझ नहीं आया कि मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे ये देखें, ये जो था ना डीएनए आपके पास, पहले इसका बताता हूँ। ये आपके पास समझ लें कि ये ओरिजिनल डीएनए है, ठीक है। अभी इस सबको छोड़ दें कि ये रेप्लिकेट हुआ कुछ भी, इसको छोड़ दें, ठीक है। अभी ये जो है ना आपके पास, ये आपके पास एक समझ लें कि ओरिजिनल डीएनए है। अब इसको हमने डीएनए कटर की मदद से एक इसको स्ट्रैंड को अलग कर दिया, ठीक है, और दूसरे स्ट्रैंड को भी अलग कर दिया। अभी जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं ये क्या हैं, ये ओरिजिनल स्ट्रैंड है, ये कॉपी स्ट्रैंड नहीं है, ठीक है। ये ओरिजिनल था, ओरिजिनल डीएनए था, हमने इन दोनों को अलग कर दिया। ये वाला स्ट्रैंड भी ओरिजिनल है और ये वाला स्ट्रैंड भी ओरिजिनल है। अब जो एंजाइम की मदद से, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से, ये एक डुप्लीकेट स्ट्रैंड आ गया यहाँ पर, और दूसरा डुप्लीकेट स्ट्रैंड कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। इसका मतलब कि एक ओरिजिनल यहाँ पर है और एक ओरिजिनल यहाँ पर है। तो इधर ही हमें यही बताया जा रहा है कि क्या है, द ओरिजिनल डुप्लेक्स इज नॉट कंजर्व्ड, इंस्टेड ईच स्ट्रैंड ऑफ डुप्लेक्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ अनदर डुप्लेक्स। तो एक एक स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग जो डुप्लेक्स में वो ओरिजिनल वाला है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है, और जैसे मैंने समझाया है मुझे उम्मीद है कि समझ आ भी गई होगी। अगर समझ आ गई है तो लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करें, मैं लास्ट में पढ़ूँगा। तो फिर एक सेकंड मैं इसका कैमरा सेट कर लूँ। हाँ,
तो दिस प्रेडिक्शन ऑफ वाटसन क्रिक मॉडल वॉज टेस्टेड इन 1958 बाय मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंक स्टाल ऑफ द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये वाली जो चीज़ है रेप्लिकेशन की, ये उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बताई थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। लेकिन जब ये 1958 के अंदर मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंक स्टाल, जो कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जिनका ताल्लुक़ था, उन्होंने 1958 के अंदर इस चीज़ को, जो कि वाटसन एंड क्रिक ने बताया, उसको उन्होंने परफॉर्म किया, टेस्ट किया, और ये बात बिल्कुल सही निकली कि ऐसे ही डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो यहाँ पर जाकर वाटसन क्रिक मॉडल भी होता है और यहाँ पर जाकर हमारा जो लेक्चर है वो भी ख़त्म होता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसमें हार्ड वर्क कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखें, मैं अच्छा खासा जो है छोटे छोटे लेक्चर्स हैं 10 मिनट के, 15 मिनट के, वो एमडी कैट के रेगुलर बेसिस पर बना रहा था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैंने ये जो है सॉल्व टारगेट पेपर्स आपको वापसी मैंने ये बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे कि जो पेपर्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, तो लाजमी हमें सॉल्व टारगेट पेपर प्रोवाइड किया जाए। तो मैं आप लोगों के लिए ही ये टारगेट पेपर है ये मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं अगर इतनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो मेरी भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, और वीडियो पर कमेंट किया करें, लाइक किया करें, जिससे मुझे पता चले कि हाँ भाई मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़िंदा भी हैं। तो आप लोगों के लिए सब कर रहा हूँ, तो आप भी अपने टीचर का इतना तो कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी।